हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। जी फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने निर्देशन पढ़ा था। ठीक है, तो निर्देशन की परिभाषाएं, विशेषताएं सब पढ़ लिया था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे निर्देशन के प्रमुख सिद्धांत, जो कि 2020 में ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्देशन के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? ठीक है, इसको पढ़ करके उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और निर्देशन की आवश्यकता क्या होती है, निर्देशन की आवश्यकता क्या है, इसको पढ़ेंगे, आवश्यकता पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर निर्देशन के कार्य, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 और 20 कंटिन्यू पूछा गया है 2 साल। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम होने वाली है, तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। सबसे पहले निर्देशन के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, इनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, निर्देशन के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निर्देशन को मैंने कल समझाया था, बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था कि निर्देशन होता क्या है। निर्देशन की प्रक्रिया बहुत ही विस्तृत है, विशाल है, वाइड है। इस प्रक्रिया के सिद्धांतों की संख्या को निश्चित नहीं किया जा सकता। ये जो निर्देशन की प्रक्रिया है, इसके कितने सिद्धांत हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसके 2 सिद्धांत हैं, 4 हैं, 6, मतलब नॉट क्लियर, मतलब हम निश्चित नहीं कर सकते कि कितने सिद्धांत हैं। इस प्रक्रिया को अत्यधिक लचीला माना गया है। यही कारण है कि इसके सिद्धांतों की संख्या में विस्तार एवं संकुचन संभव है। क्योंकि लचीला है, इसलिए इसके सिद्धांतों में परिवर्तन संभव है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार निर्देशन के विभिन्न सिद्धांत होते हैं। बहुत सारे विद्वान ने बताया है कि निर्देशन के अनेक सिद्धांत हैं, कोई गिनती नहीं है, संख्या नहीं है। क्रो एंड क्रो ने निर्देशन के 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। हैं तो बहुत सारे, निश्चित में नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां पे क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है कि निर्देशन के 14 सिद्धांत बताए गए हैं। ठीक है, और लिफिवर और टसेल ने भी कितने बताए हैं, इन्होंने भी 14 ही सिद्धांत बताए हैं। ठीक है, हम्फ्री और ट्रैक्सल के अनुसार निर्देशन के 7 प्रमुख सिद्धांत हैं। लेकिन क्रो एंड क्रो कहते हैं 14 हैं, लिफिवर टसेल कहते हैं 14 हैं, हम्फ्री ट्रैक्सल कहते हैं कि केवल 7 हैं प्रमुख। जॉन्स ने सिद्धांतों की संख्या 5 बताई है। जॉन कहते हैं नहीं, निर्देशन के केवल 5 सिद्धांत हैं। किंतु इन सभी विद्वानों द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों में कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, जिनका अनुकरण लगभग सभी लोग करते हैं। वो कौन कौन से सिद्धांत हैं, हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, जरूरी नहीं है कि आप 7 लिखें, 14 लिखें, बस 5-6 लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा। हमने यहाँ पे शायद 7-8 लिखे हुए हैं, पढ़ेंगे हम। सबसे पहले, निर्देशन सेवाएं प्रदान करते समय व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। कल भी मैंने बताया था कि निर्देशन किसको दिया जाता है। देखिए, हर आदमी समान नहीं होता, उसका इंटरेस्ट समान नहीं होता, तो इसके लिए ध्यान रखना है कि उसमें भिन्नता है, उसमें इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, उसका लक्ष्य क्या है, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम निर्देशन देंगे। कोई भी व्यक्ति 2 एक जैसे नहीं होते, भले ही वो ट्विंस हो, फिर भी उनमें कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा। निर्देशन कार्यकर्ताओं को निर्देशन सेवाएं प्रदान करते समय इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अपनी दृष्टि में रखना बहुत आवश्यक है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। सभी व्यक्तियों को औसत और सामान्य मानना। देखिए, हम्फ्री और ट्रैक्सल के अनुसार निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था के दौरान अधिकतर व्यक्तियों को सामान्य मानना चाहिए। कि मोस्टली व्यक्ति क्या होते हैं, सामान्य होते हैं। कुछ ही लोग उसमें प्रतिभाशाली या गॉड गिफ्टेड होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट क्या है, एक औसत होता है ना। कुछ विशिष्ट व्यक्ति, कुछ बौद्धिक, जो बौद्धिक या शारीरिक रूप से पिछड़े हों, कुछ विशिष्ट व्यक्ति जो बौद्धिक या शारीरिक रूप से पिछड़े हों, जिनका संवेगात्मक विकास बहुत ही अपर्याप्त हो, विशेष निर्देशन की आवश्यकता होती है उनको। भाई जो है बौद्धिक हैं, शारीरिक रूप से पिछड़े हुए हैं, मंद बुद्धि हैं, तो ऐसे लोगों को एक विशेष निर्देशन की आवश्यकता होती है। अब ऐसा नहीं कि वहाँ पे जो है प्रतिभाशाली भी हैं, अच्छे भी हैं, और उनके साथ में वो भी बैठे तो सबको एक ही बात यह है, एक ही तरीके से समझा दिया जाए, ऐसा नहीं है। उनको अलग जो है बताया जाएगा, उनको अलग बताया जाएगा, ताकि वो अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कर सके। अब मंद बुद्धि वाले को आप प्रतिभाशाली को जो बता रहे वही उसको बता दोगे तो उसके तो ऊपर से उड़ जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उस पर।
तो ऐसे व्यक्तियों के लिए विशिष्ट सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। विद्यार्थियों पर ऐसा प्रभाव ना पड़े कि निर्देशन कर्मचारी केवल समस्या विद्यार्थियों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, है ना। अब विद्यार्थियों पर ऐसा भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए कि जो समस्या विद्यार्थी हैं जिनकी हर समय प्रॉब्लम ही रहती है तो उन्हीं पर ध्यान रहे टीचर्स का। ऐसा करके वह अन्य विद्यार्थियों की कुसमायोजन एवं असामान्य बनाने से रोकने में अपना योगदान दे सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, थर्ड वन सिद्धांत क्या है? निर्देशन सेवाओं में कार्य करने वाले व्यक्तियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। निर्देशन सेवाओं में क्या करना चाहिए? जो उनको है विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। वर्तमान काल में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्टीकरण हो चुका है। मानव व्यवहार में जटिलता बढ़ चुकी है। नई नई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। नई नई परिस्थितियां हमारे जीवन में आ गई हैं। साधारण अनुभव प्राप्त व्यक्ति सफल निर्देशक नहीं हो सकता। जिनको एक साधारण सा अनुभव है वो सफल नहीं हो सकता, सफल निर्देशक नहीं हो सकता। इसके लिए निर्देशन कर्मचारियों को अपने अपने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। मूल्यांकन एवं व्यवहार के अध्ययन के लिए व्यावसायिक योग्यता का पता लगाने के लिए व्यक्ति की समस्याओं का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। विशेष योग्यता और प्राप्त व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। अतः कुशल निर्देशन के लिए विशेष योग्यता प्राप्त कर्मचारी, ऐसे कर्मचारी जिनको विशेष योग्यता प्राप्त है, उनके विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता रहती है। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है, आप आराम से समझ सकते हैं। निर्देशन सेवाएं व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान दें। ऐसा निर्देशन होना चाहिए कि व्यक्ति का हर तरीके का विकास हो सके। निर्देशन व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायता प्रदान करे। निर्देशन ऐसा हो जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में हेल्प करे। निर्देशन का प्रारंभ किसी विशिष्ट समस्या से होता है। भाई प्रारंभ कहाँ से होता है? भाई व्यक्ति के सामने कोई समस्या है तो वहीं से उसका निर्देशन प्रारंभ होता है कि तुम्हें ऐसा नहीं ऐसे कर लो, है ना। व्यक्ति की विशिष्ट समस्या का संबंध उसके संपूर्ण व्यक्तित्व से होता है। किसी भी व्यक्ति को कार्य करते समय व्यक्ति के दृष्टिकोण, मान्यताएं, मूल्य एवं कार्य का ढंग आदि में उसका संपूर्ण व्यक्तित्व प्रतिबिंब होता है। इसलिए निर्देशन सेवाओं को व्यक्ति के संपूर्ण विकास में सहायक होना चाहिए। फिफ्थ वन देखिए, निर्देशन व्यक्ति को अपनी समस्याओं में स्वयं निर्देशन करने की योग्यता विकसित करने में सहायता, यानी कि वो अपना निर्देशन स्वयं कर सके। बात को समझिए, निर्देशन व्यक्ति को अपनी समस्याओं में स्वयं निर्देशन, खुद का निर्देशन कर सके, ऐसी योग्यता उसमें विकसित करनी है। निर्देशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति की हर प्रकार से सहायता की जानी चाहिए। जो व्यक्ति निर्देशन प्राप्त कर रहा है उसकी हर प्रकार से सहायता की जानी चाहिए ताकि वह समस्याओं के प्रति अपनी सूझ, विवेक एवं निर्णय करने की योग्यता का विकास कर सके। ठीक है, इसके लिए व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों को समझने, उनमें समायोजन करने एवं अपनी क्षमताओं से परिचित होने में निर्देशन सहायक सिद्ध होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, व्यक्ति को धीरे धीरे उत्तरदायित्वों को वहन करने में सहायता प्रदान कर निर्देशन उसे एक मैच्योरिटी की तरफ ले जाता है और फिर व्यक्ति धीरे धीरे समस्याओं के बारे में आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास विकसित कर लेता है। इसलिए देखिए, इसलिए कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके परामर्शदाता को अपनी ओर से कोई निर्णय या हल उपबोध कर थोपना नहीं चाहिए, बल्कि वह व्यक्ति क्या चाहता है उसको करने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर संभव है वह हल उस व्यक्ति के लिए हितकर सिद्ध नहीं होगा। सिक्स्थ वन है व्यक्ति के महत्व एवं प्रतिष्ठा की स्वीकृति। निर्देशन का यह सिद्धांत व्यक्ति की प्रतिष्ठा एवं महत्व को ध्यान में रखता है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्तियों, संभाव्यताओं एवं क्षमताओं के अनुरूप पूर्ण विकास तक ले जाना निर्देशन का लक्ष्य है। तभी समाज संगठित रूप से अधिकतम प्रगति कर सकता है। इसी सिद्धांत से जुड़ा हुआ निर्देशन का एक अन्य सिद्धांत है कि निर्देशन की सुविधा सभी को उपलब्ध हो, केवल कुछ विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए नहीं। सामान्यतः व्यक्ति के जीवन में प्रगति के लिए और समस्याओं के समाधान के लिए भी निर्देशन
उतना ही आवश्यक है जितना कि विशेष समस्या वाले व्यक्ति के लिए, सबके बराबर है। आगे बढ़ते हैं, 7th वन देखते हैं क्या है निर्देशन का सिद्धांत। 7 नंबर, निर्देशन कार्य में व्यक्ति को संपूर्ण व्यक्तित्व पर दृष्टि रखनी चाहिए, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। जब परामर्शदाता या जो निर्देशन दे रहा है, सलाह दे रहा है, निर्देशक व्यक्ति की समस्याओं पर विचार करता है। जब कोई निर्देशक सामने वाले की समस्याओं पर विचार करता है तो उस दौरान निर्देशक का उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को ध्यान में रखना चाहिए। हर एक चीज़ को उसके सामने वाले की, जिसको हमें निर्देशन देना है, उसकी हर एक चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। व्यक्ति की समस्याएं शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत या अन्य प्रकार की हो सकती हैं। कोई भी समस्या उसको हो सकती है, व्यवसाय से रिलेटेड हो सकती है, शिक्षा से संबंधित हो सकती है, लेकिन उनका संबंध एक दूसरे से बना रहता है, लेकिन फिर भी समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। जैसे व्यावसायिक निर्देशन में व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास एवं उसके समायोजन संबंधी कठिनाइयों को भी ध्यान में रखना होता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व इकाइयों में नहीं बांटा जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार निर्देशक तथ्यों, रुचियों एवं अन्य मानसिक शक्तियों का विश्लेषण और अध्ययन अलग अलग कर सकता है, पर निर्देशन प्रक्रिया में प्रार्थी के संपूर्ण व्यक्तित्व का, उसकी समस्याओं और अंतर संबंध को ध्यान में भी रखना आवश्यक हो जाता है। 8.1 देखिए, निर्देशन प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न कार्यकर्ताओं के कार्यों में समन्वय होना चाहिए। आजकल निर्देशन प्रक्रिया व्यापक और विस्तृत होती जा रही है, इसलिए विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्टीकृत लोगों की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी है कि जो विशेष व्यक्ति हैं उनकी आवश्यकता है, ताकि वो अच्छे से लोगों को निर्देशित कर सके। निर्देशन सेवाओं का संगठन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि सभी निर्देशन कार्यकर्ताओं के प्रयत्नों में समन्वय स्थापित किया जा सके। जो भी कार्यकर्ता है, प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग योगदान करे और सभी कार्यकर्ता अपने प्रयत्न को समन्वित दिशा में ले जाएं। एक ऐसा प्रयत्न करना चाहिए ताकि वो अपने आगे जिसको निर्देशन दे रहे हैं सफल हो सके। इसके लिए इन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। ठीक है, पहली, निर्देशन सेवाओं का संगठन तर्कसंगत आधार पर किया जाना चाहिए। दूसरे, विशिष्ट योग्यताओं के अनुरूप अलग अलग कार्यकर्ताओं को अलग अलग भूमिकाएं सौंपी जाएं। जितने भी कार्यकर्ता हों उनको अलग अलग टास्क दिए जाएं और निर्देशन सेवाओं से प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध सभी व्यक्ति पूरे दिल से एक दूसरे को सहयोग प्रदान करें। ठीक है, 9 ही पॉइंट हैं इसके। निर्देशन प्रक्रिया में निर्देशन कर्मचारी तो सहयोग करें ही, साथ ही कक्षाध्यापक, माता पिता, अन्य सूत्रों का भी सहयोग निर्देशन की सफलता के लिए वांछनीय। अगर जैसे बालक है कोई, तो उसमें जो निर्देशन कर्मचारी है वो तो उसको इंडिकेट करेगा ही करेगा, लेकिन उसमें टीचर्स का भी रोल है, माता पिता भी, या फिर अन्य सूत्र, समाज या फिर सहयोग दूसरे लोग जो कर रहे हैं उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी निर्देशित कर सकते हैं। जहाँ निर्देशन सेवा में एक से अधिक व्यक्ति लगे हों, वहाँ एक निरीक्षण अधिकारी उन सभी के कार्यों के संयोजन के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। एक ऐसा भी अधिकारी होना चाहिए जो ये भी देखे कि वास्तव में इसको सही तरीके से बालक को निर्देशन दिया भी जा रहा है कि नहीं, कहीं पर कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई गलत रास्ता तो नहीं दिखा रहा है। तो वहाँ पे एक कर्मचारी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। चाहे किसी भी व्यक्ति का कार्य बड़ा हो अथवा छोटा हो, निर्देशन की पूर्णता के लिए सभी को समुचित महत्व प्रदान किया जाए। 9 नंबर देखिए, इसके बाद हम निर्देशन की आवश्यकता पढ़ेंगे। पहले 9th वन पॉइंट देखिए, निर्देशन कार्यकर्ताओं को आवश्यक गोपनीयता बनाए रख करके नैतिक आचरण संहिता का पालन करना चाहिए। परामर्शदाताओं को गोपनीयता के नैतिक मानदंडों का पालन कठोरता से करना चाहिए। यदि परामर्शदाता इसका पालन नहीं करता है तो वह विद्यार्थी का विश्वास खो बैठेगा और अन्य परामर्शदाता को भी विद्यार्थी अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में जो है स्पष्टता पूर्वक बताने में हिचकिचाएगा। इसलिए परामर्शदाता को चाहिए कि वह सामने वाले बालक या जिसकी भी समस्या को सॉल्व कर रहे हैं, जिसको भी इंडिकेट कर रहे हैं, उसकी जो पर्सनल जो चीज़ें हैं उनको गोपनीय रखी जाए। निर्देशन सेवाओं में लगे हुए व्यक्तियों को यदि इस प्रकार की जानकारी देनी हो
तो भी उसे व्यक्तिगत रूप से मिल करके बताना चाहिए, ना कि उसे किसी फाइल इत्यादि पर नोट करके। ठीक है, तो ये निर्देशन के कुछ सिद्धांत थे जिसमें हम लोगों ने 9 सिद्धांत पढ़े। वैसे 14 सिद्धांतों का जिक्र है, आप पढ़ेंगे तो किताबों में, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे केवल जो है 9 सिद्धांत पढ़े हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता क्या है। देखिए, निर्देशन शैक्षिक जो निर्देशन दृष्टिकोण से निर्देशन होता है, शैक्षिक निर्देशन जो होता है उसमें नंबर 1 तो पाठ्य विषयों का चयन करने की सबसे बड़ी चीज ये है कि सबसे पहले तो बालक कैसे विषय को चुने ताकि वो आगे बेहतर कर पाए, इसलिए ठीक है, पाठ्य विषयों को चयन करने के लिए। वर्तमान समय में विज्ञान, कला, वाणिज्य, तकनीकी, व्यवसायिक क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न विषय विद्यार्थी को पढ़ाए जाते हैं। कितने ही सब्जेक्ट्स आज हम लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें कौन सा ऐसा विषय है जिससे आगे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, यह भी तो एक निर्देशित करने वाली चीज़ है। बालक पता नहीं कितने लोगों से पूछता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें, क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इन विभिन्न विषयों का चुनाव विद्यार्थी की अपनी रुचि, क्षमता और योग्यताओं के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये 4 लाइनें याद रखो इसमें। आगे बढ़ते हैं। अनुशासनहीनता की समस्या को दूर करने के लिए आजकल शिक्षा जगत के विभिन्न स्तरों पर अनुशासनहीनता की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। बालक अनुशासन को नहीं मानता है, प्रतिदिन तोड़फोड़, हड़ताल आदि आम बात हो गई है। विद्यार्थियों में तेजी से बढ़ती हुई अनुशासनहीनता का कारण है कि वर्तमान शिक्षा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में असफल रही है, कि जो आजकल की जो शिक्षा है वह विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, इसलिए बालक अनुशासनहीन हो गया है। इस बढ़ती हुई अनुशासनहीनता की समस्या को निर्देशन की सहायता से दूर किया जा सकता है। हम बालक को इंडिकेट करके, निर्देशित करके उसे जो है अनुशासन में ला सकते हैं। विद्यार्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। एक क्लास में जो है 60-60, 70-70 बच्चे होते हैं, उन पर एक टीचर होता है, कहाँ से अनुशासन बना रह जाएगा। टीचर की नजर नहीं जाती कि पीछे जो बच्चा बैठा है वो क्या कर रहा है, लास्ट बेंच पे बैठ करके बातें कर रहा है, मोबाइल चला रहा है, खाना खा रहा है, नहीं मैटर करता। वर्तमान समय में शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों की निरंतर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार उनकी शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने में निर्देशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ठीक है, फिर है अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या को हल करने के लिए। वर्तमान शिक्षा जगत में अपव्यय और अवरोधन की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार भी भरसक प्रयत्न कर रही है। प्रत्येक वर्ष लाखों विद्यार्थी बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं या फिर वार्षिक परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। इस अपव्यय और अवरोधन की समस्या को भी उचित निर्देशन के द्वारा हल किया जा सकता है। यहाँ भी निर्देशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में विविधता देखिए, ज्ञान की राशि निरंतर बढ़ती जा रही है। ज्ञान की राशि यानी फीस, इसकी नई नई शाखाएं निकलती जा रही हैं। सामान्य शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद बालक को शिक्षा के किस क्षेत्र में विशिष्टीकरण करना चाहिए, ये समस्या हर बालक के सामने आती है। भाई इंटर 12th तो सब लोग पास कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो किस क्षेत्र में जाए। साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि शिक्षा और जीवन तथा शिक्षा और व्यवसाय का भी घनिष्ठ संबंध है। अस्तु बालक के सामने यह भी प्रश्न रहता है वह किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करे जिससे वह 4 पैसा भी आगे कमा सके, कौन कौन से विषय पढ़े ताकि जीवन में सबसे अधिक सफल हो सके और अपनी रुचि और क्षमता के अनुकूल उपयुक्त व्यवसाय चुनने में उसे मदद मिले। इसलिए उपयुक्त पाठ्य विषयों का चुनाव करने में बालक की मदद करने के लिए भी निर्देशन की बहुत आवश्यकता है। फिर पिछड़े हुए बालकों और प्रतिभाशाली बालकों के लिए निर्देशन के लिए देखिए, प्रत्येक विद्यालय में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उचित रूप से शिक्षा में उन्नति नहीं कर पाते हैं। ऐसे बालकों के लिए शिक्षण विधि में संशोधन करना, रुचिकर पाठ्यक्रमों का चुनाव और फिर उनके लिए उचित श्रव्य साधनों का प्रबंध करना निर्देशन के द्वारा ही संभव है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कक्षा में कुछ बालक अन्य बालकों की तुलना में प्रतिभाशाली या फिर कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो कि सामान्य पाठ्यक्रम, सामान्य ज्ञान और सामान्य विधियों से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए क्या है, ऐसे बच्चों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि उनको ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाएं
जिससे कि उनकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति को शांत किया जा सके और वे अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकें। व्यवसाय के लिए भी अनुसार जो है निर्देशन बहुत आवश्यक है। व्यवसायों की जटिलता के कारण व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता है। दूसरे, हमारे देश में बेरोजगारी निरंतर तीव्र गति से बढ़ती जा रही है, जिसके मुख्य कारण बालकों द्वारा उचित पाठ्यक्रमों का चुनाव ना कर पाना। बालक जो है उचित पाठ्यक्रम का चुनाव नहीं कर पाता है कि सही विषय हम कौन सा चूज करें। बिना सोचे समझे उच्च शिक्षा प्राप्त करते रहना, बिना ही सोचा समझे चलो ये ले लेते हैं, अरे चलो ये आसान रहेगा, एसएसटी ले लेते हैं, ये सब्जेक्ट ले लेते हैं, काम चल जाएगा, है ना। तो ये गलत चीज़ है, इसलिए उनके व्यवसाय में समस्या उत्पन्न होती है। प्रतिभाशाली बालकों के निर्देशन की आवश्यकता है। जो बालक प्रतिभावान हैं उनको सही सब्जेक्ट, सही विषय उनको प्रदान किया जाए ताकि वो अच्छा कर पाएँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्देशन के कार्य क्या है? 19 और 20 2 साल क्वेश्चन कंटिन्यू पूछा गया है, बहुत ही आसान भाषा में, फटाफट से इसको समझ लेते हैं। निर्देशन की आवश्यकता प्रत्येक मानव को पड़ती है, हर एक व्यक्ति को पड़ती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बिना निर्देशन के कोई भी समाज चल ही नहीं सकता। मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी से निर्देशन प्राप्त करता ही रहता है। निर्देशन व्यक्ति में निहित सजीव और क्रियात्मक शक्तियों के विकास का काम करता है, व्यक्तिगत क्षमताओं को विकसित करता है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है, परफेक्ट नहीं होता है, हर व्यक्ति प्रतिदिन सीखता रहता है ना। निर्देशन व्यक्ति के उपयुक्त व्यवसाय के चयन हेतु बहुत सहायता करता है कि वो सही तरीके से किस व्यवसाय को चुने। जीवन की कठिनाइयों को सामना करने के लिए निर्देशन व्यक्ति को संगठित करने का काम करता है। फिफ्थ वन पॉइंट है कि व्यावसायिक क्षमताओं के विकास का कार्य। तकनीकी विकास के इस युग में प्रत्येक व्यवसाय विशिष्ट से विशिष्टतर होता जा रहा है। व्यवसाय आरंभ करते ही कोई भी व्यक्ति अपने व्यवसाय का विशेषज्ञ नहीं हो सकता। कभी कभी व्यवसाय में असफलता का भय भी बना रहता है। व्यवसाय चयन के बाद व्यवसाय विशेष की बारीकियों को समझने और अपने प्रिय व्यवसाय में अपनी क्षमताओं को बढ़ाते रहने के लिए निर्देशन की सहायता का कार्य करता है। उपयुक्त विषय के चयन में सहायता करना। शिक्षा के क्षेत्र में आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि विद्यार्थी का समझ नहीं आता, ये बात 2-3 बार रिपीट हो चुकी है पहले ही, है ना, कि सही विषय वो क्या चूज करे। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से आपकी क्लास यहीं पे एंड अभी नहीं होती है, आगे भी है। अच्छा, मुझे लगा एंड हो गई क्लास। चलिए फटाफट से पढ़ लेते हैं। देखिए, कक्ष व्यवहार के विकास का कार्य। बालक जब विद्यालय में प्रवेश लेता है वह विद्यालय के विभिन्न स्तरों से गुजरता है। प्रत्येक स्तर पर उससे एक विशेष प्रकार के व्यवहार की आशा की जाती है। इन व्यवहारों को बालकों को सीखना पड़ता है और इन व्यवहारों के सीखने में निर्देशक बालक की सहायता करता है। बालक को कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करना है, उसे अपने गुरुजनों, साथियों में किस प्रकार का आचरण करना है, यह सब वो अपने जो है उसको निर्देशन के माध्यम से सिखाया जाता है। फिर शैक्षिक उपलब्धि बढ़ाने का काम भी निर्देशन करता है। देखिए, विद्यालय में अलग अलग मानसिक स्तर के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। भाई, कोई अच्छे लेवल का है, कोई अच्छा मानसिक स्तर है, किसी का IQ लेवल 70 है, 80 है, 90 है, किसी का 110 है, 140 है, तो हर प्रकार के बालक पढ़ते हैं। कभी कभी विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि उसके मानसिक स्तर से मेल नहीं खाती है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। ठीक है, मतलब उसका अच्छा वातावरण ना हो, जहाँ वो रहता हो वो ठीक, मतलब वहाँ पे अच्छा एटमॉस्फेयर ना हो, अच्छा समाज ना हो, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। किंतु इसका प्रमुख कारण उचित निर्देशन का अभाव है कि उसको ठीक निर्देशन नहीं मिल पाया। अक्सर निर्देशन के अभाव में विद्यार्थी प्राप्त ज्ञान को अभिव्यक्त करने में असफल रह जाता है, जिससे उसकी शैक्षिक उपलब्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उचित प्रकार से दिया गया निर्देशन बालक की शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाने में सहायता देता है। ठीक है, विद्यालय की अन्य गतिविधियों के विकास कार्य हेतु विद्यालय में अध्यापन के अतिरिक्त अन्य पाठ्य सहगामी गतिविधियों को संपन्न किया जाता है, किंतु अभिभावकों और विद्यार्थियों की नज़र में इन गतिविधियों को महत्व न होने के कारण विद्यालय के बहुत कम विद्यार्थी इस प्रकार की गतिविधियों में सहभाग करते हैं। अगर अध्यापकों और विद्यार्थियों को इस प्रकार का निर्देशन प्रदान किया जाए तो न केवल विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ेगी बल्कि उनका तीव्रतर विकास भी होगा।
आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये लास्ट स्टेप है हमारा। भावात्मक और राष्ट्रीय एकता के विकास का कार्य है। निर्देशन बालकों में भावात्मक और राष्ट्रीय एकता के विकास का काम करता है। यह बालकों में सांप्रदायिकता, प्रांतवाद, जातिपात, वर्ग विभेद और भाषावाद के विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में सहयोग देता है। ठीक है, निर्देशन लोगों में भाईचारे और इंसानियत की भावना को जागृत करने का भी काम करता है। इसलिए निर्देशन लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। हम लोग निरंतर निर्देशन की हमको आवश्यकता रहती है। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति की स्व केंद्रित भावना को परिवर्तित करने में और उनके राष्ट्रीय चरित्र के पतन को रोकने का काम निर्देशन द्वारा किया जाता है। निर्देशन के माध्यम से राष्ट्रीय आतंकवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद को समाप्त कर एक नवीन सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने में निर्देशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्यारे दोस्तों, क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा चैनल है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहें तो हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।